हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आपके अपने इस चहेते कार्यक्रम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में, जिसमें आज हम क्लास नंबर 22 में हैं और चैप्टर जो है वो 15 है। चैप्टर 15 भी असहयोग आंदोलन से ही रिलेटेड है। असहयोग आंदोलन में कल हमने इसकी स्टार्टिंग पढ़ी थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों की, इसकी आवश्यकता क्या थी, इन मूल विषयों पर हमने कल चर्चा करी थी। अपेक्षा है कि आप सब लोगों को उसके पीछे के सार समझ में आए होंगे। आज इसी आंदोलन के प्रचार प्रसार में एक विस्तृत अध्याय और जुड़ता है, जो असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा तक जाता है। सविनय अवज्ञा तक जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सविनय अवज्ञा तो बाद में शुरू किया गया था दांडी मार्च के दौरान, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक सविनय था जो असहयोग आंदोलन के साथ ही शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन उस दौरान एक घटना घटित हुई जिसको हम लोग प्रमुख तौर से चौरी चौरा घटना के रूप में जानते हैं। तो आज के इस अध्याय में चौरी चौरा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सविनय अवज्ञा, चौरी चौरा, असहयोग आंदोलन की वापसी, इन सब चीजों के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। सविनय अवज्ञा की वापसी, इस पर डिस्कशन होगा। और डिस्कशन ये होगा, मूलतः हम हमेशा सुनते आए हैं कि गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेकर के एक गलती करी है। तो आज हम इस अध्याय में ये समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे कि क्या सच में गांधी जी ने ये गलती करी थी या फिर उसके कोई और सार थे। इस चैप्टर के संदर्भ में मैं आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पूरे के पूरे अध्याय के समाप्त होने के बाद मैं सबसे उम्मीद चाहूंगा, जितने भी हमारे सीरियस एस्पिरेंट हैं, आज का कमेंट मैं देखूंगा। जो आप लोग बाद में कमेंट करते हो, चैट में नहीं, बाद में जो कमेंट करते हैं आप कमेंट सेक्शन में, चैट ऑप्शन तो बाद में खत्म हो जाता है, कमेंट सेक्शन बाद में दिखता रहता है नीचे की ओर, सेशन के नीचे। तो आप सबसे चाहूंगा कि उसमें अपने विचार जरूर प्रकट करें कि क्या गांधी जी का ये निर्णय चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापस लेने का आपकी दृष्टि में सही है या नहीं है। इस चीज को जरूर आप मुझे बताइएगा। मैं तकरीबन सभी से उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम लोग इसमें जो है अपना योगदान दें। छोटे छोटे एक एक दो दो लाइन में ही लिखें, लेकिन लिखें जरूर। यस या नो ही लिखें, तब भी मैं समझूंगा कि उनके अंदर कुछ विचार प्रकट हुए हैं। तो आज के इस अध्याय को जरूर ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक। और इसके रेफरेंस में पिछला जो चैप्टर है वो भी आप जरूर पढ़िएगा और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि क्या आपने सीखा इस अध्याय से, गांधी जी के इस आंदोलन से। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं, क्योंकि आज 9 तारीख हो चुकी है दोस्तों। आज 9 तारीख हो चुकी है और 9 तारीख के बाद अगली जो तारीख है वो 10वीं तारीख है, यानी कल शाम 6 बजे से बैच शुरू हो रहा है। और ये बैच 2025 की तैयारी करने वाले लोगों के लिए अब बहुत ही अंतिम मौके के तौर पर है। दैट इज वाई अगर हम ये कहें कि ये अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा मौका है, यूपीएससी का अगर आप टारगेट कर रहे हैं, लक्ष्य 2025 का अगर आपका है, तो फिर निस्संदेह जो है इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर आपको 2025 की तैयारी करने में बहुत बड़ी संकट आने वाले हैं। और रीजन संकट का कुछ और नहीं है, बस यही है कि आपको टाइम डबल करना पड़ेगा। टाइम डबल करना वैसे तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो आराम से अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको ध्यान रखना है कि ये अंतिम मौका हो सकता है आपके लिए। तो अर्जुन बैच में ज्वाइन करना है आपको। पॉलिटी विषय के साथ यहाँ पर शुरुआत हो रही है हिंदी में। ललिता दहिया मैम इस बैच की शुरुआत कर रही हैं। 10 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा। इस बैच में बहुत सारी अद्वितीय सुविधाएं हैं, सब आप लोगों को मालूम होगा। 1000 से अधिक घंटों की लाइव क्लासेस हम आपको इसमें देते हैं। इन लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाती हैं। 18 किताबों के जो सेट हैं, सेट ऑफ 18 बुक्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए आपको अलग से क्रैश कोर्स दिया जाएगा। जब आपका प्रीलिम्स आने वाला होगा तब, उसको हम लोग SIP बोलते हैं, तो SIP प्रोग्राम भी इसमें मिलेगा। इसके अलावा मेंस के लिए भी अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाएगी। निःशुल्क रहेगी एक तो ये आवासीय सुविधा, ठीक है। तो इस चीज का हमको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। आपकी फुल फी
क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। तो आप इस रिफंड को भी प्राप्त कर सकते हैं, जरूर प्राप्त करना चाहिए आप सब लोगों को। और 1 साल की वैलिडिटी जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा दी जाएगी। तो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। कोड जहां पर लगाए जाते हैं वहां पर ऑलरेडी कुछ कोड आपको दिख रहे होंगे, ऑफर्स अवेलेबल दिख रहे होंगे। उनमें से किसी भी ऑफर को सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह विरद लाइव कोड लगाना है, क्योंकि उन ऑफर से भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, इससे भी कम प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बैच की शुरुआत, क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं ये चौरी चौरा कांड क्या है, चौरी चौरा घटना क्या है। कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1 अगस्त से 1 अगस्त वो दिन है जिस दिन से आपको मालूम है कि असहयोग आंदोलन जो है शुरू हो चुका था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और मैंने आपको बताया था ये शुरुआत तब हुई थी जब तिलक जी की डेथ हुई थी, उसी दिन से। बाद में नागपुर अधिवेशन में इसको मान्यता मिलती है और कांग्रेस भी फौरी तौर पर अगर उसमें देखें तो शामिल हो जाती है। अब ये आंदोलन तेजी से चल रहा है। चौरी चौरा कांड हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन ये कांड कैसे होता है आइए इसके बारे में थोड़ी सी रेफरेंसेस देखते हैं। घटना है दिसंबर 1921 की। चौरी चौरा घटना दिसंबर 1921 की नहीं है, लेकिन एक घटना है जो दिसंबर 1921 की है। और वो घटना ये है कि यहां पर अहमदाबाद अधिवेशन होता है दिसंबर 1921 में। दिसंबर 1921 में जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में लोगों ने चिंतन मनन किया कि पिछले 1 साल से तकरीबन जो ये आंदोलन हम चला रहे हैं, इस आंदोलन से सरकार पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए था, क्या वह पड़ा या नहीं। सरकार पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वो प्रभाव कोई चेंजेस हमको सरकार के रवैये में देखने को नहीं मिले। एनालिसिस किया गया इस चीज पर कि सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। यानी हमने जो अभी तक आंदोलन में किया उसमें हमें एकता जरूर हम दिखा पाए हैं, हम राष्ट्रवाद को जरूर बढ़ा पाए हैं, हम अपने डिमांड्स को सामने जरूर रख पाए हैं, लेकिन अभी तक हमें जो सुनिश्चित सफलता मिलनी चाहिए थी और जो 1 साल में मिल जानी चाहिए थी वो हमें मिली नहीं है। इसका मतलब अभी हमें अपने आंदोलन की गति को बढ़ाना होगा। यानी शायद अभी ये गति उतनी तीव्र नहीं है जिससे सरकार के ऊपर कोई असर पड़े। भले ही हमने व्यापक आंदोलन किया है, तब भी अभी सरकार के ऊपर आंदोलन का असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमें कुछ आंदोलन की गति तेज करनी होगी। इन्हीं सब चीजों पर चिंतन करने के लिए अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ। उसके बाद जनवरी 1922 में एक सर्वदलीय सम्मेलन भी हुआ। सर्वदलीय सम्मेलन का मतलब इसमें न सिर्फ कांग्रेस की मीटिंग होगी, बल्कि अन्य दलों की भी, जो छोटे छोटे दल और भी थे, उनकी सबकी भी मीटिंग्स यहां पर होंगी। और क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा था, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय लक्ष्य था, इसलिए जरूरी था कि इस मुद्दे पर सब लोग बैठ करके एक बार बात करें। और ये भारत की जो है बहुत ही खूबी है कि जब भी कोई राष्ट्रीय हित का मुद्दा आता है, भले ही हमारे विचार अलग अलग हों, उस समय हमारे सभी दल एक हो जाते हैं। अभी हाल ही में आपने बांग्लादेश की घटना देखी, तो उसमें भी आपने इस तरीके की चीजों को देखा होगा। हमारे देश में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमारे देश के राष्ट्रीय चरित्र की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अपने अपने मतों को संरक्षित रखते हैं, लेकिन जब राष्ट्र मत की बात आती है तो हम सब एक मत हो जाते हैं। तब हमारे अंदर कोई जातिगत भेद नहीं रहता। यही हमारे भारत की राष्ट्रीय पहचान है, यही भारत का राष्ट्रवाद है। और ये राष्ट्रवाद यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो जब ये सब बात तय हुई कि यस डेफिनेटली हम लोगों को इस कैंपेन को ब्रिटिश सरकार के ऊपर और पेनिट्रेट करना पड़ेगा और उनके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, सो सब लोग राजी हुए। और इतना ही नहीं, गांधी जी ने जो है तत्कालीन वायसराय को एक लेटर लिखा। उन्होंने अपनी हरिजन नाम की पत्रिका से भी एक संदेश लिखा हुआ था, वो भी सरकार के लिए लिखा था। हालांकि वायसराय को पर्सनली भी उन्होंने ये पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि सरकार जो है क्या कर रही है, सरकार अपना रवैया नहीं बदल रही। सरकार अपना रवैया नहीं बदल रही है और हमारी स्वराज संबंधित मांगों पर ध्यान नहीं दे रही।
तो सरकार के ऊपर उन्होंने ये बताया कि भाई देखिए, आप जो है हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, अपना रवैया नहीं अब बदल रहे हैं, आप हमें स्वराज चाहिए और वो स्वराज आप पूरा नहीं कर रहे हैं, पूरा नहीं होने देने से उससे संबंधित कोई कदम आप नहीं उठा रहे हैं। तो अब ये स्ट्रिक्टली आपको एक मैसेज लिख करके मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि आगामी कुछ समय में यदि अगर सरकार ने अपना रवैया इसी तरीके से ना परिवर्तन होने वाला रखा और हमारी मांगों को नजरअंदाज किया तो हम देशव्यापी पूरे भारत में देशव्यापी अवज्ञा जो है वो करेंगे। और ये अवज्ञा सविनय अवज्ञा होगी, सिविल डिसोबीडियंस। ब्रिटिश सरकार सिविल डिसोबीडियंस का मीनिंग जानती है अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने यही सिविल डिसोबीडियंस अफ्रीका में पहले चलाया था। भारत में अभी तक नहीं शुरू किया गया था क्योंकि भारत में अभी शायद असहयोग से काम चल रहा था। असहयोग का एक बड़ा स्वरूप है डिसोबीडियंस। असहयोग में हम क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करते। अवज्ञा में क्या होता है कि जो कानून आदेश देगा, सरकार जो आदेश देगा, हम जानबूझ करके उस कानून की जो डिमांड्स हैं उस कानून को हम मानेंगे नहीं। हम सरकार को नेग्लेक्ट करार घोषित कर देंगे। आपके होने ना होने का कोई अस्तित्व नहीं होगा, आपके होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये करने की धमकी दी और इसी चीज की शुरुआत के लिए बारदोली जो है वो जगह ढूंढी गई। बारदोली कहा गया कि अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम बारदोली से इन सब चीजों की शुरुआत करेंगे। और बारदोली जो है वो वर्तमान में आप देखेंगे तब भी सूरत का एक ताल्लुका हुआ करता था। तो बारदोली से ये सारी चीजें शुरू होनी थी। इसी को हम लोग बारदोली आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको एक तरीके से बारदोली आंदोलन का नाम दिया गया कि ये बारदोली आंदोलन होगा, ऐसा होगा। अब यहां ध्यान रखना है कि बारदोली आंदोलन में असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन जो है उसका स्वरूप बदलेगा, आंदोलन चेंज हो जाएगा और वह सविनय अवज्ञा हो जाएगा, सविनय अवज्ञा हो जाएगा। यह ध्यान रखना है आपको। असहयोग आंदोलन का रूप बदल करके सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। यानी असहयोग आंदोलन नहीं रह जाएगा। असहयोग आंदोलन में हम सरकार की चीजों को अनएक्सेप्ट कर रहे थे, सरकार के प्रोडक्ट्स एंड सरकार की सर्विसेज जो हैं उनको रिजेक्ट कर रहे थे हम। और यहां पे सरकार के जो कानून हैं उन्हें हम मानने से इनकार करेंगे। तो थीम हैज बीन चेंज्ड नाउ। ये चीज यहां पर घोषित हुआ है सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरू होगा बारदोली से, जिसके लिए सर्वदलीय सम्मेलन भी हुआ है, जिसके लिए अहमदाबाद अधिवेशन भी हुआ है। तो आई थिंक द सीन हैज बीन क्लियर, है ना? आपको दिमाग में सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि क्या होने वाला है, क्या किस तरीके की घोषणा हो रही है। परंतु ये जो अब देशव्यापी होना था, देखिए असहयोग को देशव्यापी बनाया जाना था, लेकिन असहयोग धीरे धीरे कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यह कहा गया था कि जहां जहां कांग्रेस कमेटी उचित समझे वहां वहां असहयोग करना शुरू करे। ये चीज मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, कांग्रेस के झंडे तले चीजें शुरू हों, लेकिन असहयोग के अलावा असहयोग का असर नॉन असहयोग वाले जो जगहें हुआ करती थी उन पर भी असर हो रहा था। जैसे मैंने अवध में इसके बारे में बताया था, मालाबार में किसान विद्रोह हुए थे, उन सब में बताया था। वो सब असहयोग के पार्ट नहीं थे, लेकिन असहयोग जैसा ही काम कर रहे थे, वो असहयोग के पार्ट नहीं थे। ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब जो आंदोलन होगा वो देशव्यापी होना है, लेकिन तुरंत गांधी जी ने देश की जनता से अपील करी है। उन्होंने कहा है कि जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है, और ऐसी जब बहुत बड़ी चीजें होती हैं तो इसमें कई बार कंट्रोल से चीजें बाहर जाने लगती हैं और लोग हिंसा के पथ पर बड़ी आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि हम किसी छोटे देश के वासी नहीं हैं, हम किसी राज्य जैसी स्थिति में नहीं हैं, हम एक विस्तृत देश जैसी स्थिति में हैं। तो ऐसे में सभी से अपील है मेरी कि सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा करने के पीछे गांधी जी का एक उद्देश्य और भी था दोस्तों, जो कि हिडन उद्देश्य था। कभी कभी नवाचार जो होता है वो लोगों के अंदर ऊर्जा संचार करता है। रोज रोज दाल रोटी खाते खाते ना आपका मन भर जाता है, तो एक दिन पनीर की सब्जी चाहिए होती है, या फिर रोज रोज पनीर की सब्जी खाते खाते आपका उससे भी मन भरता है और आपको दाल रोटी चाहिए होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, जो व्यक्ति को क्या कर सकता है, एक महत्वपूर्ण तरीके से, ऊर्जावान तरीके से व्यक्ति के अंदर स्फूर्ति जो है वो रख सकता है, स्फूर्तिवान बनाए रख सकता है उसे। तो गांधी जी कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे थे कि एक लंबा चलने वाला जो असहयोग आंदोलन है, अब उस असहयोग आंदोलन की गति भी धीमी पड़ रही थी। भाई कोई चीज बहुत लंबे समय तक खिंच जाती है
तो उसमें उतनी ऊर्जा नहीं रह जाती। ये चीज़ यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर भी लागू होती है, और इसीलिए हम आपको बैचेस से जुड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम उस बैच में आपको मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते रहते हैं, बीच बीच में चीज़ें आपको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पेड बैच 1.5 साल के समय को बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ जो है इन्वॉल्व होकर के आपके प्रिपरेशन कराता है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वेशन बहुत ज़्यादा रहता है। बहरहाल वापस आते हैं, तो गांधी जी इसमें कुछ नयापन भी लाना चाहते थे कि जो लोग थोड़ा सा स्थिर हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, जो लोग ढिलमुल हो गए हैं, आंदोलन की गति धीमी हो रही है। पहले जब जनसभाएं हुआ करती थी बहुत सारे लोग जुड़ा करते थे, अब जनसभाएं हो रही तो थोड़े कम लोग उसमें उपस्थित हो रहे हैं, जो शो कर रहा है कि इंटरेस्ट लोगों का कम हो रहा है। तो गांधी जी ने नया तड़का उसमें दिया था, और उसकी वजह से दोबारा से लोगों के अंदर नए जोश आने के लिए उत्साह जो है वो मिलने वाला था। और ये चीज जो थी वो सविनय अवज्ञा थी, और ये डिमांड भी थी, ये सही भी थी, रणनीति भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अब आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने जो वायसराय है, गांधी जी की बात जो उन्होंने पत्र लिख करके भी बताई, उसको भी उसने नजरअंदाज कर दिया कि अरे यार ये सब नाटक कर रहे हैं, ये 1 साल से कुछ नहीं कर पाए, अभी क्या कर लेंगे, धमकी दे रहे हैं, बुलबुले हैं, ये फूटेंगे एक दिन। तो उसने नजरअंदाज कर दिया वायसराय ने। तो गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। लेकिन दिक्कत यह है कि इस आंदोलन की शुरुआत होने के पश्चात जो लोग हैं जिनको कहा गया था कि आप इसमें शामिल होंगे, शपथ लेनी होगी, आपको अहिंसात्मक कार्य ही करना है, आपको हिंसा नहीं करनी है, इन्हीं में से एक घटना घटित होती है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वाले जो लोग हैं, असहयोग आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं, आंदोलन के कार्यकर्ता जो कि अब आपको मालूम है कि सविनय अवज्ञा के कार्यकर्ता हो रहे हैं, साथ ही साथ जो खिलाफत आंदोलन के कार्यकर्ता थे, खिलाफत आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, आंदोलन के कार्यकर्ता जो थे, इस तरीके के कार्यकर्ताओं का एक जुलूस जो है वो निकल रहा था, इनका एक जुलूस निकल रहा था। और ये जुलूस गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा, गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा, वहां के पुलिस थाने के सामने से ये जुलूस जो है वो गुजर रहा था। तो जब ये जुलूस वहां से गुजरा तो पुलिस कर्मचारियों के साथ यहां के जुलूस के कुछ कर्मचारियों की झड़प हो गई, और इस झड़प में पुलिस ने जो है वो हथियार उठा लिया। जब पुलिस ने हथियार उठा लिया तो जो जनता थी वह उग्र हो गई। अब आप सोचिए 1-1.5 साल से ये जनता शांत है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं रही है, केवल तुम्हारे खिलाफ आंदोलन कर रही है, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से। अत्याचार की सीमा ये है कि आप ऐसे शांतिपूर्ण जाने वाले जुलूस को भी आप जबरदस्ती उनको जो है खोदने का काम कर रहे हैं, एक तरीके से उन्हें आप परेशान करने का काम कर रहे हैं, और फिर आपने हथियार भी उठा लिए, गोलियां भी चला दी। और जब ये गोलियां चला दी तो उसमें से कुछ घायल हो गए, और जब वो घायल हो गए तो पूरी भीड़ जो है वो जो जा रही थी, जुलूस जो जा रहा था, उसको ये तत्काल जो है एक मतलब एक उसके अंदर क्रोध जगा, और उसने कहा कि अब हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो वहां पर जो पुलिस वाले जो गोलियां चलाने के पोजीशन में थे उनको घेर लिया गया और उन्हें खूब मारा पीटा गया। पुलिस वाले किसी तरीके से वहां से बच के भाग निकले, और यही जो निकटतम थाना था उसमें जाकर के छुप गए, क्योंकि उन्हें लगा कि भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा उग्र हो गई। उन्हें विश्वास था कि गांधी जी की भीड़ है, ये कभी पलट के हमला तो करेंगे नहीं, तो इनके ऊपर जो अत्याचार है करना है कर दो। तो भीड़ ने जो है पलट के वार कर दिया, तो उनको अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, इसलिए उनको भागना पड़ा, और भाग करके वो थाने में जाकर के छुप गए। भीड़ तो अब गुस्सा हो चुकी थी। भारत की भीड़ का आप मतलब भारत में जो दंगे होते हैं आप देखिए, एक बार दंगा भड़क गया तो फिर तो भयंकर ही होता है। तो वहां पर भी वही हुआ। तो वो जो दंगे हुए तो उसमें भी उन्होंने पहले मारा पीटा, और फिर जब अंदर भाग गए तो उन्होंने घेर लिया पूरे थाने को भीड़ ने, और थाने ने घेर करके आग लगा दी पूरे पुलिस स्टेशन को। जब पुलिस स्टेशन में अंदर आग लगी तो वहां से पुलिसकर्मी बच करके बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तो बाहर तो भीड़ खड़ी है, बच के कहां जाओगे। तो भीड़ वालों ने भी उनको खूब पीटा और पीट करके उसी आग में झोंक दिया। 22 कर्मचारी जो है माना जाता है कि उसमें इस तरीके की घटना में 22 पुरुष कर्मचारी जो है वो मारे गए, जल करके या पीट करके मारे गए, जैसे भी मारे गए बस मारे गए। और इसी घटना से क्षुब्ध होकर के आगे जो है
12 फरवरी सन 1922 को कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। क्योंकि पिछली जो बैठकें हुई थी ना, ये जो पिछली बैठकें हुई थी, इसमें आंदोलन कैसे चलेगा इसकी लीडिंग अथॉरिटी जो है कांग्रेस ने गांधी जी को दे दी थी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा आगे चलेगा, ये आपका आंदोलन है, आप जैसा नेतृत्व करना चाहेंगे वैसा होगा और सब उसको फॉलो करेंगे। तो गांधी जी ने इस घटना के तुरंत बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग की बैठक बुलाई और उस बैठक में आंदोलन को क्या कर लिया, आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये था चौरी चौरा कांड और उसका इमीडिएट इंपैक्ट, जो कि 12 फरवरी को कंप्लीट हुआ। 12 फरवरी को ये कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जो हुई थी, ये भी बारदोली में हुई। ये कहां हुई? बारदोली में, क्योंकि ये आंदोलन जो है कहां से शुरू हो रहा था? बारदोली से शुरू होता। पर घटना बारदोली में नहीं घटित हुई है, घटना गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई है। बारदोली कहां है? ये है आपका गुजरात में, और गुजरात में इस आंदोलन को वापस लिया गया है गोरखपुर की घटना की वजह से। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई। अब इसके परिणाम क्या है उसको आइए समझते हैं, लेकिन आपको मैंने जैसा कि बताया एक बार फिर रिमाइंड करा दे रहा हूं, आज 2 बार इसीलिए रिमाइंड करा रहा हूं आपको कि भाई आज 9 तारीख हो गई है, 10 तारीख से क्लासेस शुरू हैं, आपके हाथ से समय निकल ना जाए। ठीक है, ये अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा मौका है यूपीएससी 2025 को टारगेट करने वाले लोगों का, इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र जुड़िए, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। किताबें अगर आप लेना चाहते हैं तो 4,999 में आपको ये बुक्स भी मिल जाएंगी, उसमें भी आपको ये विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म बैच लेना चाहते हैं, जो अगर 36 महीने की वैलिडिटी है इसकी, अगर 2 से 3 साल अगर आपको तैयारी करनी है तो 2 से 3 साल की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट आपको ये बैच रहेगा। इसमें 5 अगस्त से क्लासेस शुरू हो गई हैं, अभी ज़्यादा नहीं छूटी हैं, 2-4 क्लासेस छूटी होंगी क्योंकि शुरुआत में 2-4 दिन ओरिएंटेशन क्लासेस रहती हैं। तो विरद लाइव कोड के साथ जुड़ करके अभी भी आप इसमें इनरोल करा सकते हैं, 32,999 में आपको ये मिल जाएगा। अब जरा देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ, आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी ने निर्णय लिया कि हम आंदोलन वापस लेंगे और इस निर्णय को विवादित घोषित किया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा। स्वयं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ही इसे विवादित घोषित किया गया, जिसमें आप नेहरू जो हैं, मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू, CR दास का नाम ले सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि का नाम ले सकते हैं। इन लोगों ने काफी सारे बातें, आलोचनात्मक टिप्पणियां भी गांधी जी के ऊपर करी और उसके पश्चात जो है इस आंदोलन को वापस लेने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी सही समय नहीं है ऐसा कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। इसी बीच में एक वामपंथी है रजनीकांत दत्त, जो ब्रिटिश कह सकते हैं कि एक तरीके से हैं, उनके और उनके समर्थक जो हैं, उन्होंने भी गांधी जी के इस घटना पर जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाए, और ये प्रश्न चिन्ह इनके द्वारा उठाए गए प्रश्न चिन्ह से काफी ज्यादा विपरीत थे। मतलब आरोपों की तो उन्होंने झड़ी लगा दी उनके और उनके समर्थकों ने। आरोप किस किस तरीके से हुए? एक आरोप यह हुआ कि गांधी जी अमीर वर्ग के हितों का ख्याल रखते थे। एक्चुअली इस हित को कहने का मुख्य कारण यह था कि उनका यह मानना था कि गांधी जी जो हैं वो शक्तिशाली वर्ग से भयभीत हो गए थे। शक्तिशाली जो वर्ग है उनसे ये भयभीत हो गए थे, वर्ग से भयभीत थे। अब यहाँ पे शक्तिशाली वर्ग का मतलब क्या है? वही जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, अमीर जो लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, जिनके ब्रिटिश अधिकारियों से कॉन्टैक्ट्स हैं, और फिर कुछ ब्रिटिश अधिकारी, इन सब से गांधी जी जो हैं वो भयभीत हो गए हैं और इस घटना का सहारा लेकर के आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। तो एक तो ये है। अब इसके पीछे कुछ उन्होंने और भी तर्क दिए हैं, जैसे बारदोली प्रस्ताव की बात हुई, जो 12 फरवरी 1922 को यहाँ पर जो घटना घटित हुई, मैंने आपको बताया कि ये 12 फरवरी 1922 को बारदोली में उन्होंने प्रस्ताव पारित करके क्या किया है, आंदोलन को वापस ले लिया है। उसी प्रस्ताव में गांधी जी ने जब आंदोलन वापस लिया तो उस प्रस्ताव में उन्होंने ये भी कहा, किसानों से कहा कि वो कर दें और काश्तकारों से कहा कि वो लगान दें। अभी तक जब असहयोग आंदोलन था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब था, तो उन्होंने ये कहा था कि टैक्सेस नहीं देना है और आपको लगान जो है किसी प्रकार का नहीं चुकाना है, और अब उन्होंने इसको वापस देने की बात कही। अब ये किसान और काश्तकार ये किसके अंडर में आते हैं? ये जमींदारों के अंतर्गत आते हैं।
जमींदारों के अंडर में आते हैं। तो यही शक्तिशाली वर्ग हैं। शायद उनका कहने का अर्थ ये है, मतलब रजनी पाम दत्त का कहने का अर्थ ये है कि जमींदारों के दबाव में आकर के उनके साथ ये बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, अमीर, गांधी कांग्रेस के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि वो कांग्रेस जो है वो अमीर वर्ग के लोगों का ही ध्यान रखती है। गांधी जी भी उससे अछूते नहीं रहे और इसी दबाव में आकर के उन्होंने इसका बहाना करके इस आंदोलन को वापस ले लिया है, वरना उन्होंने अपने ही प्रस्ताव में दोबारा से किसानों को कर देने और लगान देने की बात क्यों कही। ये बात स्पष्ट है कि गांधी जी जो है यहाँ पर अमीरों के हाथों लगभग बिक से चुके हैं ऐसा। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के सामने ये एक तरीके से झुकने जैसा कदम है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के सामने जो है अंग्रेजों के सामने ये झुक गए हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, उन्हें मतलब पावर समझ में आ गई है, उन्हें यह समझ में आ गई है कि जनता जो है वो उठ चुकी है, जाग चुकी है। अगर जनता इस तरीके से जाग गई, आम जनता जो इस आंदोलन में कहने के लिए इनसे जुटी है वो जाग गई है और जाग करके जो ये अमीर वर्ग है, इस अमीर वर्ग के ऊपर वो खतरा बन गई है और अमीर वर्ग इनके सहयोगी हैं, इसलिए इनको भी खतरा महसूस हो रहा है और ये आंदोलन आगे ना बढ़ने पाए, इसलिए इस आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया है। इस तरीके के आरोप जो हैं वो रजनी पाम दत्त ने लगाए थे और उनके साथियों ने लगाए थे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सच में ये आरोप सही हैं? क्या इन्हीं आरोपों की वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया था? आइए इसका एक बार एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में आप महसूस कीजिए कि जो घटना घटी है वो एक दूर दराज के गांव में घटी है। मामला है यहां पर आप बैठे हुए हैं, ये है बारदोली। ये जहां आप बैठे हैं वो जगह है बारदोली, जहां के आरोप लगाए जा रहे हैं वो है जगह बारदोली, और जहां घटना घटित हुई है वो है जगह चौरी चौरा। वो जगह कौन सी है? चौरी चौरा है। अब ये जो जगह चौरी चौरा है ये कहां पर है? ये यूपी में है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका है, पूर्वी इलाका है, मतलब और ज्यादा डिस्टेंस है, ऐसा भी नहीं कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका हो, पास का इलाका हो, तो दूर दराज का है। अब यहां पर हिंसा हुई, यहां पर क्या हुई? हिंसा हुई, और गांधी जी अपना अहिंसा का चोला डालते हुए इसके ऊपर से पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं और यही सब आरोप लगाए गए हैं। तो अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि क्या केवल एक दूर दराज के गांव में हुई हिंसा के कारण ही आंदोलन वापस लिया गया होगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि गांधी जी के आदर्श में अहिंसा आती है, और अगर अहिंसा होगी तो गांधी जी की नीति में तो यह शामिल नहीं है। डेफिनेटली उनके आंदोलन से यह मैच नहीं करता, और अगर ये हिंसा बड़े रूप लेती तो और आसान था इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना कि भाई गांधी जी ने इसको वापस क्यों लिया। बट ये कोई बहुत बड़े स्तर की हिंसा नहीं थी। इससे पहले भी जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1921 की अगर हम बात करें तो मालाबार रीजन में भी इस तरीके के आंदोलन हुए थे और उसमें भी हिंसक घटनाएं हुई थी। आगे भी चल करके इस तरीके की हिंसक घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। बट ये क्या केवल इसी कारण से ही वापस लिया गया था? ऐसा है या नहीं है, आइए उसको ही हम लोग देख रहे हैं। देखिए, गांधी जी ने जब अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था तो अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये साफ साफ कहा था कि अगर हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है, जो कि अभी असहयोग आंदोलन चल रहा था पहले, उसी को कन्वर्ट करना था सविनय अवज्ञा में। यही मैंने बताया आपको, धमकी यही वायसराय को दी गई थी, तो उन्होंने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अवज्ञा आंदोलन शुरू करते समय उन्होंने कहा था कि अगर अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा तो अन्य आंदोलन समाप्त किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि नया आंदोलन शुरू होगा तो पुराने आंदोलन के जो पैटर्न्स हैं उन्हें हमें बदलना पड़ेगा, वो हमें कंटिन्यूशन में नहीं रखना है। इस चीज को उन्होंने कांग्रेस की सभा से बोला है और कांग्रेस की जो प्रदेश समितियां हैं उनको निर्देश दिया है कि वो वहां पर इन चीजों को रुकवाएं। जहां कहीं पर भी असहयोग आंदोलन जैसी चीज चल रही है उसको रोकना है और अन्य तरीके से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका पालन करना है। अब सविनय अवज्ञा भी स्टेप बाय स्टेप शुरू होगा कि कहां पर कौन कौन से और किस किस तरीके के कानूनों को ब्रेक किया जा सकता है, किस तरीके से कानूनों को तोड़ा जा सकता है, तो उस हिसाब से चलना है। इसलिए कांग्रेस जो है वो इन तरीके की चीजों को अभी बंद करेगा। अब यही चीज लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अन्य आंदोलन ना होने के गांधी जी ने क्या दिए थे? निर्देश दिए थे। इस निर्देश के पीछे उनका कारण यही था कि कोई ऐसा ना हो कि हाईली मोटिवेट हो जाए, क्योंकि जब अति उत्साह आता है ना तो वहां स्वतः हिंसा प्रवेश कर जाती है, मतलब आदमी गुरूर में आ जाता है ना थोड़ा सा, तो नियंत्रण में रहे। उन्हें खतरा था इस चीज का पहले से
जो चीज चौरी चौरा घटना घटित हुई, जो कांड चौरी चौरा में घटित हुआ है, ये तो गनीमत है कि चौरी चौरा में घटित हुआ। वो गांधी जी के अनुसार वो जानते हैं कि ये देश में भी व्यापित हो सकता था या इसके खतरे उनको महसूस थे, इस वजह से उन्होंने बाकी आंदोलन बंद किए थे। देशव्यापी आंदोलन छेड़ने से हिंसा का खतरा बढ़ सकता था। और आप सोच के चलिए कि अगर हिंसा अगर होती, और ऐसी सरकार जो अभी तक झुकी नहीं है, सरकार अभी तक झुकी नहीं थी ना, सरकार जो है वो क्या थी, सरकार का रवैया कैसा था, अभी ऐंठन वाला रवैया था, अभी भी सरकार ऐंठी हुई थी। और तब भी जो है हम एक नया आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी अब देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार के कदम को हम नहीं सोच के चलेंगे क्या, हम अपनी ही तरफ से सोच के चलेंगे कि हम ये कर लेंगे, एक दिन सरकार झुक जाएगी। अरे भाई, अगर हम कोई आंदोलन हम चलाएंगे तो सरकार की प्रतिक्रिया भी तो ध्यान में होगी। तो गांधी जी ने सरकार की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा है। वे जानते हैं कि अगर एक जगह भी घटना घटित हुई तो सरकार बैठी है इस चीज को करने के लिए कि दमन ही दमन होगा पूरे देश में, न जाने कितने निर्दोष मारे जाएंगे। फिर ये घटना पे कौन ध्यान देगा, इस चीज पे किसको ध्यान देना होगा, और अगर ऐसी चीजें घटेंगी तो इसका होल सोल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। देखिए, इस चीज को बहुत बखूबी समझिए कि जब चौरी चौरा कांड घटित हुआ, क्या चौरी चौरा कांड घटित होने की घटना का आरोप किसी भी तरह से आज तक आपने किसी भी किताब में या कहीं सुना है कि इसके आरोप गांधी जी के ऊपर लगाए गए, कि आपके इस आंदोलन की वजह से चौरी चौरा घटना हुई? कहीं पर भी आपने सिंगल बात भी पढ़ी है कभी? आप कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार। कभी नहीं सुना होगा आपने कि चौरी चौरा की जो घटना है वो गांधी जी के आंदोलन के कारण हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स को यह सोचने का मौका ही नहीं मिला। ब्रिटिशर्स ये आरोप लगा ही नहीं सके, क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन को स्वतः ही वापस ले लिया था। अगर गांधी जी ने इस आंदोलन को स्वतः वापस नहीं लिया होता तो आज इतिहास में हम यही पढ़ रहे होते कि गांधी जी के असहयोग के कारण ही चौरी चौरा में यह घटना घटित हुई थी। बट ये हो सकता है कि छोटा एग्जाम्पल होता, सरकार इसके लिए बड़ी हेडलाइन भी तैयार कर सकती थी। और वो बड़ी हेडलाइन किस प्रकार से होती, जब ये हिंसा पूरे देश में फैल जाती, सरकार फिर दमन का चक्र चलाती और हम कोई भी कानूनी रास्ता नहीं अपना पाते, कहीं से भी हमको कोई साथ नहीं मिलता, और फिर हमें अपने किए पर भी पछतावा होता। तो इसलिए यह चीज भी ध्यान हमें रखना होगा कि आंदोलन अगर हम बड़ा चला रहे हैं तो हिंसा होने की संभावना भी है, इसलिए उन आंदोलनों को बंद किया जाना था। अब गांधी जी का यहां पर प्लान क्या था, जरा उसको देखो। गांधी जी का यह प्लान था कि अगर बाकी जगहों से आंदोलन बंद कर दिया जाए, बारदोली से आंदोलन चलाया जाए, बाकी जगहों से आंदोलन बंद कर दिया जाए, बारदोली से आंदोलन चलाया जाए, और बारदोली से चलाते हुए इसे राष्ट्रव्यापी बनाया जाए, इसे यहां से क्या बनाया जाए, राष्ट्रव्यापी बनाया जाए। तो धीरे धीरे लोग जो हैं बारदोली की बातों को समझेंगे, अर्थात सविनय अवज्ञा को समझेंगे। यहां धीरे धीरे जब पुनः आंदोलन गति पकड़ेगा तो सबको मालूम है कि इसमें हिंसा ना करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज गांधी जी ने यह चीज स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में रखी थी कि हमें करना क्या है, कि अगर सरकार का अड़ियल रवैया अभी तक है तो निस्संदेह सरकार भी उस गलती को पाने के लिए आतुर है जो यहां से होगी। और अगर हम गलती नहीं करेंगे, दो में से एक लोग गलती करेंगे, या तो हम आतुरता में आकर के सरकार के प्रति गलती कर बैठेंगे, या हमारे प्रति आतुरता में आकर के सरकार गलती कर बैठेगी। तो हमें गलती करवाना है ना, और उधर सरकार सोच रही कि हमें गलती करवाना है। दोनों में जो गलती करवा ले जाएगा वही विजेता होगा। अब देखिए, यहां पर गांधी जी का प्लान यही है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, और जब यह शांतिपूर्वक आंदोलन 1 साल पहले भी चल चुका है, अब सरकार को बर्दाश्त करने की, क्योंकि उनको आर्थिक लॉसेस बहुत हो रहे थे, और अब अगर हम उनको प्रशासनिक लॉस भी पहुंचाएंगे तो उनको बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि भाई एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, और अगर शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे तो निस्संदेह एक दिन देखना ये दमन का चक्र शांतिपूर्वक आंदोलन के ऊपर भी चला देंगे ब्रिटिश सरकार। और जैसे ही ब्रिटिश सरकार हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन पे दमन का चक्र चलाएगी, सरकार स्वतः बेनकाब हो जाएगी। सरकार को पूरी दुनिया में हम बेनकाब कर देंगे कि ये जो सरकार, क्योंकि ये सरकार अभी तक 1919 तक आप सुधार लेकर के आए थे ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लेकर के आ पाए थे। तो ये सरकार जो सुधार का चोला पहन करके बैठी है, इसका चोला उतारने का एकमात्र उपाय यही है कि ये हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन के ऊपर दमन चक्र चलाए। इसने दमन चक्र चलाया, ये सरकार बेनकाब हुई,
और फिर इसकी सहायता कहीं से इसको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी सरकार ने विश्व में यही ऑरा क्रिएट कर रखा है कि जब भी हम कभी कोई सैन्य कार्रवाई करते हैं तो यहां की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। यह प्लान था गांधी जी का, और ऐसे में चौरी चौरा कांड हो जाता है। तो जब चौरी चौरा कांड हो जाएगा तो सरकार तो इसी का सहारा बना करके, भले ही छोटी घटना हुई हो, लेकिन इसी का सहारा बना करके ये तो पूरे देश के जनव्यापी आंदोलन के ऊपर दमन चक्र चला देगी और हम उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने ये घटना की है। इसलिए इससे पहले कि सरकार एक्टिव हो, हमें क्या करना चाहिए? हमें इस आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। चौरी चौरा कांड और बारदोली आंदोलन का यही संबंध है। बारदोली आंदोलन में क्या बात कही गई है? बारदोली आंदोलन में यह चीज स्पष्ट करी गई है कि भाई हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे और सरकार का साथ नहीं देंगे, सरकार को गलती करने पर मजबूर करेंगे। लेकिन गलती किसने कर दी है? चौरी चौरा कांड ने। तो चौरी चौरा कांड का फायदा उठा करके और जो बारदोली में सत्याग्रह रखा गया है, इस चीज का आरोप तुरंत लग जाएगा बारदोली सत्याग्रह पर कि गांधी जी ने और अन्य आंदोलनकारियों ने इनको भड़काया है। देखो यहां पर घटना घटित हो गई, ये सब अहिंसा के पुजारी के नाम में हिंसा करते हैं, ऐसी ऐसी फला फला चीजें जो हैं वो फैलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक तो ये घटना है जो मुझे लगता है कि जिसके कारण केवल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा देना उचित नहीं है। तो एक तो यहां से ये आरोप आपका खारिज सा होता हुआ आपको दिखाई देता है। दूसरा, गांधी जी आंदोलन की ऊर्जा बरकरार रखना चाहते थे, जनता को हतोत्साहन से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस लिया। इसके लिए आंदोलन वापस लेना जरूरी था। अब आप कहेंगे कि आंदोलन वापस लेकर के जनता को हतोत्साहन से बचाया है कि हतोत्साहन की तरफ ढकेल दिया है। बहुत सारे लोग निराश हो गए कि गांधी जी ने जो कार्य किया, अब तो हम सफल होने वाले थे। तो बेसिकली क्या होता है कि आंदोलन, कोई भी जब इस तरीके के जन आंदोलन चलते हैं तो इस जन आंदोलन में बहुत लंबा समय बीतने की संभावना होती है। असहयोग जैसा जो आंदोलन था, यह देश का पहला जनव्यापी संघर्ष था। और जब कभी हम कोई चीज पहली बार शुरू करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि उस चीज का सर्वाइवल हो, वो जीवित रहे। जैसे आपको याद होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टैब्लिश हुई थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जरूर यह उद्देश्य था कि हम संवैधानिक तरीके से भारत को स्वशासन दिलाएंगे, ये था उद्देश्य। लेकिन उन सब में सबसे पहला उद्देश्य जो कांग्रेस का था वो ये था कि एनी हाउ कांग्रेस को सरवाइव भी करना है। कांग्रेस सरवाइव ही नहीं करे। अगर शुरुआती चरण में ही कांग्रेस ने कुछ ऐसे तीव्र काम कर दिए होते, अगर शुरुआत में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो गरमपंथी होती, तो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस होती नहीं। ये नरमपंथी स्वभाव था जिसने पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बनाया। तो जब भी कभी किसी जनव्यापी चीज का हम काम करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो निर्देश, जो एक स्वभाव होना चाहिए, वो स्वभाव ये होना चाहिए कि एनी हाउ हम उसे जीवित तो करके रखें, क्योंकि अगर वो टूट गया तो उस जैसी चीज दोबारा शुरू नहीं होगी। वो असफल हो जाए यदि अगर, तो दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए तो कभी दोबारा नहीं शुरू होती। देखिए दोनों में डिफरेंस है, और यही कारण है कि दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। अगर पहले ही टूट जाता तो नहीं चल पाता। असहयोग आंदोलन जो यहां पर चल रहा है, यह देशव्यापी संघर्ष था जिसने अब सविनय अवज्ञा का रूप ले लिया था। ये शुरुआती चरण में अगर किसी भी तरीके से यहां पर इस तरीके की घटना घटी, जैसे चौरी चौरा की घटना घटी, तो चौरी चौरा की घटना घटने से यहां पर प्रभाव यह पड़ता कि यहां पर सरकार दमनकारी हो जाती। सरकार दमनकारी होते ही इसके ऊपर घातक जो है हमले होने शुरू हो जाते, और इन घातक हमलों से फिर कौन बचाता? पूरा रक्त रंजित हो जाता ये पूरा का पूरा। आप 1857 को भूल नहीं सकते हैं, 1857 को आप भूल नहीं सकते हैं। 1857 की क्रांति का दमन आप कैसे भूल सकते हैं, जिसमें तोप के मुंह पर बांध करके लोगों के चिथड़े उड़ा दिए गए, और जब उनके चिथड़े उड़ते थे तो अंग्रेज तालियां बजाते थे, उनके चिथड़े उछल उछल करके वो कैच करते थे, अधपके मांस को नरभक्षियों की तरह खाने का प्रयास करते थे।
ये दमन भूलना नहीं चाहिए किसी को, और गांधी जी तो कतई ये दमन नहीं भूल सकते, और ऐसा दमन कर सकते थे अंग्रेज, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे भूल सकते हैं? आप 1857 की क्रांति कैसे भूल सकते हैं? और यहां तो हमने 22 पुलिस कर्मचारियों को मार दिया है। क्या अंग्रेज शांत बैठेंगे? तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो यह तर्क हो गया। एक और तर्क दिया गया था जो विरोध के स्वरूप था कि गांधी जी जो हैं वो लड़ाकू ताकतों के बढ़ते प्रभाव से डर गए थे। लड़ाकू ताकतें मतलब यही ब्रिटिशर्स और उनके सपोर्टर्स जो थे, इनके बढ़ते प्रभाव से डर गए थे, क्योंकि ये तो अड़ियल रवैये पे थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। तो अगर इसलिए आंदोलन वापस ले लिया तो फिर से चलिए चौरी चौरा में आपको एक पॉइंट और समझाता हूं कि चौरी चौरा में अड़ियल ताकत में जो जमींदार आ रहे हैं, बेसिकली ये जमींदारों से डर गए थे, ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या चौरी चौरा में जो विद्रोह हुआ, ये विद्रोह किसी जमींदार के खिलाफ हुआ या किसी किसान ने यह विद्रोह किया था, या उसकी डिमांड यह थी कि ये जमींदारों के खिलाफ चलने वाला जुलूस है? इनमें में से कुछ भी नहीं था चौरी चौरा या चौरी चौरा में जाने वाला जुलूस। तो यह आरोप लगाना बेहद अनर्गल है कि यार उस घटना के कारण जो है ये काम यहां पर कर दिया गया, क्योंकि चौरी चौरा के लोग जो हैं उनका जो विरोध था वो पुलिस के ने जो दुर्व्यवहार किया था उसके खिलाफ था। किसी भी एंगल से जमींदार या किसी भी उच्च ताकतें, बड़ी ताकतों के खिलाफ तो आंदोलन था ही नहीं, ये एग्रेसिव एक्टिविटी उसके खिलाफ हुई नहीं थी। तो जबरदस्ती का ये आरोप है, इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात, रही बात की जमींदारों की बात होगी तो किसान होंगे इसमें, और किसान आंदोलन नहीं था। ये जो जुलूस जा रहा था ये किसानों का जुलूस नहीं था, ये असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कर्मचारी थे या फिर खिलाफत के कर्मचारी थे। तो भाई इसमें किसान आंदोलन तो था ही नहीं, किसान आंदोलन तो पहले ही समाप्त हो चुके थे। तो ये आरोप भी सही नहीं है। एक और आरोप है कि आंदोलन वापस लेने के पीछे उद्देश्य जो है वो जमींदारों को विश्वास दिलाना कि उनके अधिकारों को कम करने का कांग्रेस का कोई इरादा नहीं है। अब ये जो चीज है ये जुड़ती है बारदोली में जो आंदोलन शुरू हुआ है, बारदोली आंदोलन जो शुरू हुआ है, और उस बारदोली आंदोलन में जो वक्तव्य कहे गए हैं, और फिर 12 फरवरी को बारदोली आंदोलन जब खत्म हुआ है तो उसमें जो वक्तव्य कहे गए हैं उसको लेकर के है। बेसिकली जब उसमें कहा गया कि किसानों को कहा गया है कि आप जो है टैक्सेस दीजिए, काश्तकारों को कहा गया कि आप लगान दीजिए, तो ये लगान देकर के, ये कर देकर के कहीं ना कहीं संरक्षित करने का बात है। देखिए इसमें एक चीज आपको मैं साफ साफ समझा देना चाहता हूं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये आंदोलन था ये जमींदारों के विरोध में था ही नहीं। जमींदारों के विरोध में, इसमें जबरदस्ती जो है जमींदारों के सपोर्ट का एंगल जोड़ा जा रहा था। इससे जमींदारों के आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था। बात थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन की। जमींदारों के खिलाफ आंदोलन, पंचायतों की दकियानूसी या फिर कोई दूसरे इस तरीके के जो कार्य हैं, जाति प्रथा, ये सब तो हमारे इंटरनल मैटर्स थे। इस पे तो हमें अंदर आंतरिक रूप से कार्य करना था। तो ये दिखाना चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो जमींदारों की सपोर्टिव है, और ये दिखाने के लिए गांधी जी, क्योंकि उस समय गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से घोषित नेतृत्व करता थे, तो इसलिए उन्होंने इस चरित्र को कंटिन्यू रखा। अगर उस चरित्र को कंटिन्यू ना रखते, यानी कि इस आंदोलन को ब्रेक ना करते, तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो अपना विश्वास है वो इनका टूटता। ये आरोप लगाया गया। तो ये आरोप सही नहीं माना जा सकता कि यार मतलब आप कह रहे हो कि जमींदारों को विश्वास दिलाना कि उनके अधिकारों का काम करने, उनके अधिकारों को कम करने का कोई इरादा नहीं है। तो वैसे भी कांग्रेस का ये कोई इरादा नहीं था। कांग्रेस ने अपने घोषणा में ये सब चीजें कहीं नहीं लिखी थी कि हम इस सब चीजों में इसको भी लक्ष्य साधित करते हैं। कांग्रेस इस समय राष्ट्रीय चरित्र के रूप में, और ये क्षेत्रीय बातें हैं, स्थानीय बातों के अंतर्गत ये चीजें आ रही हैं, तो ये चरित्र में वैसे भी शामिल नहीं है। एक और कारण हो सकता है शायद जिसको लेखक ने अपनी किताब में लिखा है, लेकिन ये सही है या नहीं सही है ये जांच का विषय होना चाहिए। कह रहे हैं कि 1921 की दूसरी छमाही, यानी कि 1900 ईस्वी का जो 6 महीना निकल जाने के बाद लास्ट का जो 6 महीना बचा, साल में 2 6 महीने होते हैं ना, यानी आधा साल जब 1921 का बीत गया, उसके बाद आंदोलन जो है वो थोड़ा सा कमजोर होने लगा, ऐसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ऐसा?
क्योंकि जैसे कहा गया है कि लोग स्कूल छोड़ देंगे, तो बहुत सारे लोगों ने स्कूल छोड़ दिया था। लोग वकालत छोड़ देंगे तो बहुत सारे लोगों ने वकालत छोड़ दी थी। हैं, जनसभाएं होंगी तो बहुत सारे लोगों ने जनसभाओं में शामिल होना शुरू किया था। ये सब हुआ था। लेकिन 1921 के दूसरी छमाही के शुरू होते होते अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग स्कूल वापसी करने लगे थे, वकालत अपने काम पे वापस जाने लगे थे, लोगों ने नौकरियां शुरू कर दी थी धीरे धीरे करके। तो और जो जनसभाएं उसमें लोगों का आना जो है थोड़ा सा कम हो गया था। मैं फिर अपनी बात दोहरा देता हूं कि किसी भी बड़े जन आंदोलन में कुछ समय बाद शिथिलता आती है, यह स्वाभाविक है। आप निरंतर किसी जन आंदोलन को नहीं चला सकते, नहीं चला सकते सर। आप कंटिन्यूशन में आप किसी को नहीं कह सकते साल भर कि आप नौकरी ना करो, ये ना करो। तो शुरुआत में चीजें एग्रेसिव होती हैं, धीरे धीरे करके थोड़ा सा शिथिलता आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और याद कीजिए कि अभी लेक्चर की शुरुआत में मैंने क्या बोला था कि ये शिथिलता आ रही थी, इसीलिए नवाचार की जरूरत थी, जो है किसी न किसी प्रकार के इनोवेशन की जरूरत थी। एंड दैट इनोवेशन वाज सिविल डिसोबीडियंस, जिसको लाना चाहते थे गांधी जी। तो ये वही चीज है कि गांधी जी भी समझ रहे हैं कि आंदोलन कमजोर हो रहा है, लेकिन आंदोलन से जुड़े हुए जो सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे वो अभी भी एक्टिव थे, क्योंकि राजनेता तो हमेशा एक्टिव होता है और उसका तो प्रोफेशन है, वही काम ही है, वही, वो कभी शिथिल नहीं पड़ता, उसके पास में इस तरीके से शिथिल ना दे। तो जो जन सामान्य जिसके योगदान से आंदोलन चलना था वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो रहे थे, बट जो कार्यकर्ता थे देवर स्टिल एक्टिव, वो अभी भी तीव्र थे, वो अभी भी सक्रिय थे। नेता चाहते थे कि इस तरीके का चीजें हों, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी चाहते थे जन आंदोलन, और जन आंदोलन में जनता अगर शिथिल है, अगर जनता शिथिल है तो फिर ये आप मान के चलिए ये शिथिलता आपके लिए घातक हो सकती है। गांधी जी ये भांप चुके थे कि कहीं ना कहीं जनता शिथिल हो रही है, और वो जानते थे कि कोई भी आंदोलन लगातार नहीं चल सकता। ऐसे में कभी कभी आंदोलन को वापस लेना चाहिए, इससे पहले कि सरकार उसका, देखिए जब आंदोलन शिथिल पड़ने लगता है बहुत सारी चेंजेस आते हैं। आप ये जीवन में सीखिए इन सब चीजों को, गांधी जी से ये सब चीजें सीखने लायक हैं। गांधी जी को ये सब पता चला जब कि आंदोलन में शिथिलता आ रही है, तो उन्होंने दो काम ध्यान में रखे हैं कि ये ध्यान आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी आपको भी हो सकता है कभी लीड करना पड़े किसी आंदोलन को या किसी कैंपेन को, कोई भी चीजों को, तो यहां पर ऐसा होता है कि कुछ समय पश्चात हमें कैंपेन को वापस भी लेना होता है, क्योंकि जब धीरे धीरे, क्योंकि ये तो एक स्थिर बात है ना, मैंने कहा ना कोई भी आंदोलन लगातार नहीं चलता, तो कुछ समय तक तो चलेगा, लेकिन थोड़े समय पश्चात वो आंदोलन फीका पड़ेगा ही पड़ेगा, ये नेचुरल है, ये होता है। और जब भी कभी भी ये शिथिल पड़ता है उसी समय सरकार, आप देखिए जब आंदोलन चरम पे होता है तो हमेशा सरकारें चुप रहती हैं, एकदम शांत, वो उस समय कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस समय मेरा कुछ भी बोलना आग में घी का काम करेगा, वो सुनने को नहीं होगा कोई, और इसलिए वो इंतजार हो जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भी वो इंतजार किया था 1 साल तक कि आंदोलन जहां शिथिल पड़ा तहां हम एक्टिव हुए। अगर आंदोलन शिथिल पड़ेगा, सरकार एक्टिव होगी, सरकार एक्टिव होगी तो सरकार दमन का चक्र चला देगी, ये गांधी जी जानते हैं। इसलिए इसके दो रास्ते हैं कि इससे पहले सरकार दमन का चक्र चलाए, शिथिलता आ रही, मुझे दिख रहा आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, वापस ले लो आंदोलन, चक्र किस पे चलाओगे। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज दिस कि चौरी चौरा घटना के बाद इस आंदोलन को वापस लिया गया। दूसरा रीजन, दूसरा काम जो किया जा सकता था इस आंदोलन में वो क्या था, यानी एक काम तो यह था कि हम आंदोलन को वापस लेते, पर गांधी जी ने आंदोलन को वापस नहीं लिया था। वापस उस समय भी वो ले सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने वापस नहीं लिया था। एक और ऑप्शन था उनके पास कि या तो आंदोलन को वापस ले लो या आंदोलन में कुछ नवाचार लाया जाए। तो जब कभी भी जन आंदोलन फीका पड़ता है तो आपको उस समय या तो आंदोलन वापस लेना चाहिए या कुछ ऐसा उसमें कि जो नवाचार ला सके। तो गांधी जी ने नवाचार का रास्ता ढूंढ लिया था, सविनय अवज्ञा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा शुरू करनी है तो असहयोग खत्म करना पड़ेगा। असहयोग उन्होंने खत्म करने के आदेश दिए। कुछ जगहों पर फिर भी चले, जैसे मद्रास, गुंटूर वगैरह के आसपास, आंध्र प्रदेश के आसपास फिर भी चले। वहां की प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बोला गया कि यार इसको वापस लो, जब नया प्लानिंग है तो नया प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलना है सब, वगैरह वगैरह। तो दूसरा चीज उन्होंने किया, दूसरा प्रयास किया। दूसरा प्रयास भी शायद सफल होता, लेकिन जब दूसरा प्रयास चल रहा है तो वास्तविकता तो यही ना कि जनता शिथिल है उस समय।
हम रिनोवेशन, हम जो है नवाचार लेकर के आए हैं, हम इनोवेशन लेकर के आए हैं, लेकिन जनता तो अभी भी शिथिल है, एक बड़ी जनता अभी भी शिथिल है। तो गांधी जी ने कहा कि यार नवाचार भी हमने करके देख लिया है, इसलिए बेहतर यह है कि अब नवाचार करने पे जो हिंसा हो गई है उसका भी आरोप लग सकता है। दूसरा, आंदोलन जो हमने 1 साल चलाया है उससे जो सरकार खिन्न बैठी है, वो हमारे इस कमजोर जनता, जो ये शिथिल जनता है, शिथिल जनता के ऊपर अत्याचार करने का प्रभाव हो सकता है। तो आंदोलन जो है वो शुरुआत में ही खराब हो जाएगा। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। आंदोलन वापस लेना कभी भी आंदोलन की असफलता नहीं होती, ये ध्यान रखना। आंदोलन कभी वापस लेना पड़ जाए तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आपका आंदोलन असफल हो गया है। आंदोलन वापस लेकर के ऊर्जा का संचार फिर से दोबारा से शुरू किया था। इट वॉज कि आप, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया है। शेर 2 कदम पीछे इसलिए हटता है कि वो पर्याप्त गति प्राप्त कर सके। ऐसा ही आंदोलन का स्वरूप भी होता है कि आंदोलन चलाते चलाते जब जनता थक जाती है तो लीडर्स को चाहिए कि कुछ समय के लिए आंदोलन को किसी न किसी बहाने से खत्म करें। हमेशा आंदोलन किसी न किसी बहाने से ही खत्म होता है, आप देखिएगा। वो किसी न किसी बहाने से खत्म करें और आगे के लिए एक जज्बा रखें कि अगर ये चीजें नहीं पूरी हुई तो हम फिर दोबारा आएंगे, और दोबारा आना चाहिए। और तब तक जनता को क्या करना है, फिर से रिफ्रेश होने का मौका मिल जाता है। जोश फिर से आप इकट्ठा कर सकते हैं, फिर से उत्साह ला सकते हैं, फिर से नई नवाचार कर सकते हैं, और वही जनता जो पहले इकट्ठा हुई थी आपके लिए दोबारा इकट्ठा होने के लिए तैयार रहती है। तो वही उन्होंने कहा है। पर यहां पर यह ध्यान रखना है कि आंदोलन वापस लेना कब है। तो गांधी जी ने इसका शायद ध्यान रखा है कि ये बेटर टाइम है कि इससे पहले कि इसके आरोप जनता के ऊपर लगें, इसके आरोप असहयोग आंदोलन के ऊपर लगें, इसके आरोप देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगें, और इसके आरोप मतलब गांधी जी पर लगें या किसी पर भी इस तरीके से, यह आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। गांधी जी ने इन सब कारणों के चलते आंदोलन को वापस लिया। वैसे भी गांधी जी ने वादा किया था कि 1 साल में हम स्वराज की स्थापना कर लेंगे, लेकिन स्वराज स्थापित कहां हो पाया था। इसीलिए तो अभी और आगे आंदोलन चलाना था, लेकिन और आगे आंदोलन चलाने के लिए जनता थक चुकी थी। इसलिए जरूरी था कि आंदोलन को क्या किया जाए, वापस लिया जाए। और जनता ने अपराध भी कर दिया था जिसका सहारा लेकर के पूरे देश की जनता को दंडित करने का प्रावधान हो सकता था। आप देखिए कि चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो सरकार उस तरह का दमन चक्र चला नहीं पाई, जिसकी अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर आंदोलन वापस नहीं लिए जाते तो आंदोलन के खिलाफ किस तरीके का दमन चक्र चलता। आप एक बार अंदाजा लगाइए इसका कि कैसा दमन चक्र चलता, और सिर्फ चौरी चौरा के कांड के पीछे ही। अभी क्या हुआ, अभी उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, गांधी जी सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और इसमें दमन चक्र जैसा कुछ नहीं था, लोग थे सुरक्षित। बहरहाल शायद उस समय के कांग्रेस कार्यकर्ता इस चीज को इतना डीपली नहीं समझ पाए, या गांधी जी उतना अच्छे से समझा नहीं पाए, और उनसे पृथक होकर के कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो गांधी के विचारों में मत नहीं रखते थे, मतभेद रखते थे, उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली। आपको यह भी महसूस होना चाहिए कि आगे चल करके कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनी भी तो इसीलिए क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। अगर गांधी जी आंदोलन वापस नहीं लेते तो इन्हीं कांग्रेस खिलाफत स्वराज कमेटी में शामिल होने वाले न जाने कितने कार्यकर्ता या तो गंभीर सजा के दंड के भागीदार हो चुके होते या शहीद हो चुके होते। और फिर किसी प्रकार के जो ये लेजिस्लेचर से संबंधित आंदोलन आप आगे चलाने वाले थे स्वराज कार्यक्रम के तहत, वो कहां चल पाता फिर। तो ये थी ओवरऑल चर्चा। अब मुझे केवल ये बताइए, क्या ये आंदोलन विफल हो गया? नहीं। आंदोलन ने कुछ चीजें सिखाई लोगों को। आंदोलन ने कुछ चीजें सिखाई लोगों को। पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई। आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ, आंदोलन ने कुछ चीजें तो सिखा दी हैं, कैसे एक हुआ जाता है। कांग्रेस तो कभी नहीं कर पाई थी ये काम, या उससे पूर्व के जो क्षेत्रीय राजनीतिक कार्यकर्ता थे वो भी नहीं कर पाए थे, ना ही उससे पूर्व के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जो थीं वो ये काम नहीं कर पाई थीं। हिंदू मुस्लिम एकता जो लगातार जिसमें दरार ही दरार बढ़ती चली जा रही थी, वो दरार खत्म नहीं हो पा रही थी।
यहां पर वो सारी चीजें फिट हुई थी, वहां पर वो सारी चीजें ठीक हुई थी ना। तो पहली बार देश की जनता जो है इकट्ठी हो रही है। कांग्रेस के ऊपर हमेशा आरोप लगते थे कि वो मुट्ठी भर, अरे ब्रिटिशर्स भी आरोप लगाया करते थे और भारतीय भी आरोप लगाया करते थे कि कांग्रेस केवल बस पढ़े लिखे लोगों के वर्ग, अमीर वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, इन्हीं सब लोगों के ऊपर, एलीट क्लास के लोगों का ये ग्रुप है, दिखाने को ये नेशनल कांग्रेस है, ये नेशनल सोशल कांग्रेस कुछ नहीं है। पहली बार ऐसा था कि कांग्रेस में केवल उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था, बल्कि देश के हर प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व था। इस बार कांग्रेस में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, महिलाएं, बच्चे, स्कूली छात्र छात्राएं, श्रमिक और व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, सारे के सारे वर्ग इसमें शामिल थे। इस बार किसान वगैरह सब, हर एक वर्ग इसमें शामिल था। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरे, अंग्रेज जो हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझते थे, जो समझते थे कि ये तो बेकार लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, इन्हें तो कभी अपनी हक की आवाज भी उठानी नहीं आती, उन्होंने दिखा दिया कि तुम ऐसा समझने की भूल कर रहे हो। हमें नेशनलिज्म जो था वो गांव में, कस्बों में, स्कूलों में, जो लोअर लेवल जो जहां पर पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंच गया था, प्रभाव में ले लिया था। और सबसे बड़ी बात, लोगों को समझ में आ गया है कि हमें कैसे संघर्ष करना चाहिए। अब जब दोबारा कभी भी इस तरीके की पृष्ठभूमि तैयार होने का मौका मिलेगा तो सबको मालूम है कि एक तो हिंसा नहीं करनी है, सबको मालूम है कि अंग्रेजों को मौका नहीं देना है, सबको मालूम है कि कैसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाता है, सबको मालूम है कि एकजुट होने की ताकत क्या है। और आगे के आंदोलन की पृष्ठभूमि के लिए इस आंदोलन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब जानने से पहले मेरा सवाल आप लोगों से यही है, मुसलमानों की भागीदारी भी बहुत ज्यादा थी इसमें, मुस्लिम भागीदारी शानदार थी। कई क्षेत्रों में जो मुस्लिम जो है वो गिरफ्तार हुए थे, कई क्षेत्रों में जो गिरफ्तार होने वाले कार्यकर्ता थे उसमें 2/3 से ज्यादा संख्या कई बार जो है मुसलमानों की हो जाया करती थी। तो राष्ट्रहित में पहली बार मुस्लिम 1905 के बाद जो हिंदू मुस्लिम में विभाजन ब्रिटिश सरकार ने करना चाहा था, उस विभाजन के पश्चात पहली बार इस तरीके की एकता और इस तरीके का जुझारूपन देखने को मिल रहा था। इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता था, जो कि आगे नहीं हो पाया। सांप्रदायिकता पीछे रही, हम राष्ट्रीय सांप्रदायिक भाव से जीते रहे, लेकिन इसके बाद इस तरीके का राष्ट्रीय सांप्रदायिक भाव जो है वो बचा नहीं। अंग्रेज उसे ब्रेक करने में हमेशा सफल रहे और आंदोलन भी इसी तरीके से असफल होते रहे। बहरहाल मैंने आप लोगों को बताया और मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अगर आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह 2025 पर है, अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी 2025 है, तो यह स्थिति अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी है। अभी एडमिशन नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 2025 के बैच में एडमिशन लेने के लिए तत्काल प्रभाव से जुड़िए। पॉलिटी में बैच शुरू होने वाला है शाम को 6 बजे कल से, इसलिए आज आप इसमें जरूर से जरूर जुड़ें। साथ ही साथ अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं, विरत लाइव कोड का प्रयोग कीजिए। अगर आप किसी अन्य कोर्स को अवेल करना चाहते हैं स्टडी IQ पे, तो उसमें भी आप विरत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य चीजों की भांति मैं आपको बता दूं कि सोमवार से शनिवार तक को आपको 2 प्रोग्राम अल्टरनेटिवली दिए जा रहे हैं। जैसे मंडे से शुरू होकर के मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन प्रोग्राम जो है NCERT का आता है, अतुल सर का, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये प्रोग्राम जो है क्षेत्रीय भूगोल का लेकर के अभिषेक सर आते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स में आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। YT के इन प्रोग्राम्स पे भी जरूर जुड़ें। लॉन्ग टर्म बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, इसमें विरत लाइव कोड का आप प्रयोग कर सकते हैं। 3 साल की इसमें वैलिडिटी है। तो आशा करते हैं आपको हमारा लेक्चर ये पसंद आया होगा। जो चीज मैंने लेक्चर की शुरुआत में पूछी है उन जवाबों का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में देख रहा हूंगा, जरूर अपने विचार प्रकट कीजिएगा। इस लेक्चर की PDF आपको एप्लीकेशन पर जाकर के PDF डाल करके खोजने से मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप इस टेलीग्राम से भी इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सोशली जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पर, जो कि है virat.dube के नाम से, और आप virat.dube के नाम से ईमेल भी कर सकते हैं virat.dube@studiiq
www.studyiqis.com। ठीक है, तो आपसे आज के इस कार्यक्रम से अलविदा करने का वक्त आ चुका है। कल मुलाकात करेंगे। कल क्या मतलब, सोमवार को मुलाकात करेंगे। ये कार्यक्रम आपका सोमवार से शुक्रवार चलता है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रवार शनिवार को पूरा रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।